हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर IQ में। आज मैं रवि झा आपके साथ डिस्कस करूंगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को लेते हुए। आमतौर पर हम लोग इसे इन शॉर्ट में सोगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले सवाल को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो सवाल आपसे कहने की कोशिश क्या कर रहा है। अगर आप पहले सवाल को यहाँ पर देखें तो ये आपसे पूछ रहा है कि द डिस्टिंक्शंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल डिटरमाइंस, यानी कि आमतौर पे जब हम बात करते हैं सेल की या जब हम बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल की, तो आमतौर पर दोनों के अंदर आपको क्या अंतर देखने को मिलता है। तो अगर हम इसके सही उत्तर की तलाश करें तो आमतौर पर आपको पता चलता है कि ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को डिसाइड करते हैं, और यहाँ पर जिस राइट्स और जिस लायबिलिटीज़ की बात की जा रही है उसका संबंध उन व्यक्तियों से है जो उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज हैं। उसके बाद अगर हम इसके दूसरे सवाल पर आते हैं तो आपका कथन ये कहता है कि गुड्स मीन्स every kind of movable property including actionable claim, money, exclude stock, share and growing crops, things attached to or forming part of the agreed to be severed before sale or under the contract of sale। and दूसरे पार्ट में ये कहा गया है कि above principle is laid down in section 2 clause 7 of the sale of goods act। तो आमतौर पे जब हम इन दोनों कथनों को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जो कारण दिया है ना वो कहीं ना कहीं आपका गलत है। उसके बाद जब हम सवाल नंबर 3 की बात करते हैं तो ये पूछता है द सेल ऑफ गुड एक्ट डील्स विद द, आमतौर पे ये किन चीज़ों से डील करता है। तो यहाँ पर जो चल संपत्ति होती है यानी कि प्रॉपर्टी विच कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस, या एक ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकती है, आमतौर पर हम लोग उसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कंसीडर करते हैं। उसके बाद अगला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आपका कब इन्फोर्स हुआ। तो ये आपका इन्फोर्स होता है आपका 1 जुलाई 1930 को। इन्फोर्समेंट डेट तो मैं चाहूँगा कि लगभग जितने भी आपके एक्ट या कोड हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि द एक्सप्रेशन गुड्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो आमतौर पे यहाँ पर बात की गई है गुड्स की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे अगर आप गुड्स की परिभाषा को देखते हैं तो आमतौर पे हर प्रकार की चल संपत्ति लेकिन पैसे और एक्शनेबल क्लेम को छोड़ते हुए। उसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल के ऊपर फिर से आते हैं तो यहाँ पर एक बार फिर से आपसे गुड्स की परिभाषा को लेकर सवाल किया गया है और इसका जवाब है क्या गुड्स के अंदर एक्शनेबल क्लेम आता है, क्या मनी आते हैं, क्या दोनों आते हैं या दोनों नहीं आते हैं। तो जाहिर सी बात है एक्शनेबल क्लेम और मनी नहीं आता है, तो इसका जो जवाब सही होगा वो होगा आपका नाइदर ए और नॉर बी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि एनी सब्सटेंटिव डिस्प्यूट pertaining to purchase of a laptop purchase through an e-commerce portal would be governed by, अब आमतौर पे ये किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा। क्या ये IT एक्ट के द्वारा किया जाएगा जो कि हम ई-कॉमर्स के द्वारा कर रहे हैं, क्या ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आता है। तो आमतौर पर ये भी आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ही आएगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड्स अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर आपका एक्शनेबल क्लेम तो बिल्कुल नहीं होगा, मनी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आपके स्टॉक और शेयर आपके गुड्स की परिभाषा के दायरे में आते हैं। तो जो विकल्प सी है वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 किस प्रकार की विधि है, तो ये आपका एक सब्सटेंटिव लॉ है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि द टर्म स्पेसिफिक गुड्स हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो आमतौर पे स्पेसिफिक गुड्स को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको धारा 2 के सब क्लॉज 14 के अंदर आपको ये नज़र आएगा। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टार्ट्स व्हेन राइट टू लिन ऑन गुड्स एक्सपायर, तो आमतौर पे ये विचारधारा आपको कहती है बिल्कुल सही है।
उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि टाइम्स ऑफ एसेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ये किस बारे में बात करता है, तो ये बात करता है कि द स्टेटमेंट वुड बी डिटरमाइंड फ्रॉम द नेचर ऑफ द एग्रीमेंट एंड द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, यानी कि आपके एग्रीमेंट का नेचर क्या है ये तय करेगा और जो पार्टीज का कंडक्ट क्या है वो भी तय करता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का आवश्यक तत्व क्या है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि थिंग्स अटैच टू लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर द सेल, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो ज़मीन से जुड़ी हुई है लेकिन आप उसको ज़मीन से अलग करने के लिए तैयार बैठे हैं, या थिंग्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर द सेल, यानी कि ऑलरेडी उन चीज़ों को ज़मीन से अलग किया जा चुका है और आप उसकी सेल को तैयार हैं, तो यहाँ पर दोनों विकल्प आपके बिल्कुल सही जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल पर आते हैं तो फ्यूचर गुड्स का क्या तात्पर्य है, हालांकि इसके बारे में तो सेक्शन 2 के क्लॉज 6 में आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये आपसे कहता है कि गुड्स विच आर नॉट येट इन एग्जिस्टेंस, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जो अभी अपने यथास्थिति या वास्तविक स्थिति में अवेलेबल है ही नहीं। उसके बाद अगर हम लोग फ्यूचर गुड्स की बात करते हैं कि आमतौर पर इसको कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो अगर आप इसके एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन को देखते हैं तो इसका जिक्र धारा 2 के सब क्लॉज 6 में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि डिलीवरी अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आमतौर पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो डिलीवरी की जाती है इसका तात्पर्य क्या होता है, तो ये बात करता है वॉलंटरली ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, यानी कि आमतौर पर एक व्यक्ति का जो पोजीशन है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर उसका ट्रांसफ़र उस दूसरे व्यक्ति को किया जा रहा है और ये ट्रांसफ़र बाकायदा वॉलंटरली हो रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग होता है या इसका क्या तात्पर्य होता है, तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर प्रॉपर्टी का तात्पर्य आम तरीके से गुड्स से है या जनरल प्रॉपर्टीज़ इन नेचर से है। उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का तात्पर्य क्या होता है, तो ये बात करता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू दी बायर, यानी कि जब सेलर बायर को कोई चीज़ ट्रांसफ़र करता है तो वही आपके सेल का आवश्यक तत्व कहलाता है। उसके बाद आपका जो अगला सवाल है ये बात करता है मर्केंटाइल एजेंट को लेते हुए, आमतौर पे मर्केंटाइल एजेंट से रिलेटेड जो आपकी परिभाषा है वो आपको सेक्शन 2 के सब क्लॉज 9 में देखने को मिलती है और ये बात करता है कि हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट अथॉरिटी टू सेल गुड्स, यानी कि आमतौर पे मर्केंटाइल एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अथॉरिटी होती है कि वो उन सामान को सेल कर सके या उनको बेच सके। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द गुड्स, यानी कि इनमें से कौन ऐसा है जो कि गुड्स की परिभाषा के दायरे में नहीं आता है, तो वो आपका ग्रास है, वो आपका ग्रोइंग क्रॉप्स है, मूवेबल प्रॉपर्टी है या एक्शनेबल क्लेम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास आपके गुड्स की परिभाषा के दायरे में आते हैं, लेकिन जो आपका एक्शनेबल क्लेम है ये परिभाषा के दायरे में बिल्कुल भी नहीं आता है। उसके बाद अगर हम लोग एक प्रॉब्लम को और देखने की कोशिश करते हैं तो ये बताता है कि बताइए ए सेल्स टू बी अ बॉयलर फॉर द पर्पस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कार्बन पेपर, द बॉयलर डज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन बॉयलर्स एक्ट, बी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर डैमेज। क्या ये कथन बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। दूसरे पार्ट में बात करता है ए कॉन्ट्रैक्ट टू मेक एंड डिलीवर अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ टू बी, द फॉल्स टीथ डू नॉट फिट इन द माउथ ऑफ बी, बी इज इंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो विकल्प सी है उसके दोनों जवाब आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद जब हम अगले सवाल पर आते हैं तो ये बात करता है कि प्राइस का तात्पर्य क्या होता है, तो प्राइस का मतलब होता है कंसिडरेशन इन मनी, यानी कि जो चीज़ आप खरीद या बेच रहे हैं उसके बदले में कोई ऐसी चीज़ हो जो या तो पैसा हो या पैसे में कन्वर्ट होने की ताकत को रखती हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, इट इज़ प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर्टी वुड पास टू द बायर ओनली ऑन पेमेंट ऑफ अ फुल प्राइस, वुड इट बी सेल और एन एग्रीमेंट टू सेल। तो आमतौर पर ये क्या कहलाता है, तो ये एक प्रकार का
एग्रीमेंट टू सेल कहलाता है, क्योंकि सेल में तुरंत चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब आप पूरी कीमत अदा करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपके पास ट्रांसफ़र होकर चली जाएगी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेने और देने को लेकर एक समझौता किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो आपका 1930 का है, इसके अंदर मूवेबल गुड्स में किन चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है, तो आमतौर पे यहाँ पर आपको एक विकल्प देखने को मिल रहा होगा जो बात करता है मनी से रिलेटेड। इसको आमतौर पे मूवेबल गुड्स में शामिल नहीं किया गया है। बाकी आपका स्टॉक हो, शेयर हो, ग्रास हो या ग्रोइंग क्रॉप्स हो, इनको ज़रूर शामिल किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि किस केस में डिसाइड किया गया था कि लॉटरी टिकट्स आर गुड्स एंड नॉट एक्शनेबल क्लेम, तो ये केस था आपका एच अनराज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इफ एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट गुड्स हैव विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर पेरिश्ड, देन क्या होगा, तो आमतौर पे वहाँ पे द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फॉर बोथ दी पार्टीज, यानी कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही अगर गुड्स नष्ट हो जाता है या खराब हो जाता है और इसके बारे में दोनों ही पक्ष को कोई जानकारी नहीं होती है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही आपका शून्य हो गया दोनों ही पार्टीज के कंटेक्स्ट में। उसके बाद आपका अगला कॉन्सेप्ट ये बात करता है कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, इसका सेक्शन 9 किस बारे में बात करता है, तो ये बात करता है असर्टेनमेंट ऑफ द प्राइस को लेते हुए, यानी कि प्राइस को लेकर क्लियर कट इंडिकेशन होना चाहिए, वहाँ पर कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट देयर कैन बी स्टिपुलेशन बोथ इन द नेचर ऑफ कंडीशन एंड द वारंटीज, और ये क्या कथन सही है, तो बोलता है एब्सोल्युटली ये सही है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर कैन बी स्टिपुलेशन विच आर बोथ इन द नेचर ऑफ कंडीशन एज वेल एज द वारंटीज। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि देयर इज अ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो आमतौर पे यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पर साफ तौर पर एक अंतर आपको देखने को मिलता है सेल में भी और एग्रीमेंट टू सेल में भी, क्योंकि बिकॉज properties title in the goods which are subject matter of agreement to sale will only pass when the time lapse or the conditions fulfilled, यानी कि यहाँ पर जब हम agreement to sale की बात करते हैं तो जब वो conditions fulfill होती है या जब वो time lapse होता है तब कहीं जाकर उन चीज़ों को आप पास करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सेल की तो वहाँ पर इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल पर आते हैं तो ये बात करता है इन एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स ऑन द टर्म्स दैट द प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ दिस थर्ड पार्टी बाय थर्ड पार्टी फेज टू मेक द वैल्यूएशन, देन क्या होगा, तो आमतौर पे यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दो पार्टीज बायर और सेलर मिलकर ये डिसाइड नहीं कर पाए कि भाई इसका प्राइस क्या फिक्स किया जाए। उन्होंने तीसरे व्यक्ति को इस खास काम के लिए अपॉइंट किया और तीसरा व्यक्ति भी जो है ना वो भी इसमें फेल हो गया, तो हम ये मानकर कर सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपका फिलहाल इस परिस्थिति में तो वैलिड ही माना जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करते हैं या परचेज ऑफ गुड्स की बात करते हैं जहां पर डैमेज की बात को कैसे कंसीडर किया जाता है, तो वो बात करता है कि डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एग्रीड अपॉन द मार्केट प्राइस। ठीक है, तो आमतौर पे यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो प्राइस पे आप सहमत हुए हैं और मार्केट प्राइस क्या है, दोनों के बीच के डिफरेंस को देखते हुए ही तो हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आपका जो अगला पार्ट निकल कर आता है वो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट का तात्पर्य क्या है, तो ये बात करता है या तो वो सेल होगा या तो वो एग्रीमेंट टू सेल होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ अ गुड्स, तो आमतौर पर ये विचारधारा आपको देखने को मिलती है एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या होता है, तो ये आपको पता चलेगा कि ये आपका कंडीशनल भी हो सकता है, ये आपका एब्सोल्यूट भी हो सकता है, लेकिन टेम्पररी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इन सेल ऑफ गुड्स कंडीशन का आपका क्या तात्पर्य होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट का एक मेन आवश्यक तत्व है जिसका मौजूद होना वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है।
उसके बाद अगर हम लोग इसके अगले पार्ट की तरफ देखते हैं तो ये बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर नॉट एसेंशियल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ द टाइटल टू द बायर फॉर द सेलर। तो आमतौर पर ये बात करता है कि इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम को लेकर भी डिटर्मिनेशन होता है, फिजिकल डिलीवरी भी होनी चाहिए और प्राइस तो बिल्कुल होना ही चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो ये बात करता है कि साइमल्टेनियसली डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड दी पेमेंट फॉर गुड्स, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही पेमेंट की जाए, पेमेंट आगे पीछे और बाद में भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि ए ब्रॉट अ हॉर्स फ्रॉम बी, A wanted to enter the horse in a race. Turns out the horse was not capable of running a race account of being lame. But A did not inform the B of his intention. So B will not be responsible for the defense of the horse. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट इम्पटर विल अप्लाई, यानी कि यहाँ पर जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसकी भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलू से बात करें तो जिस व्यक्ति को लगता है कि इन चीज़ों को बताना नितांत आवश्यक था, आपको भी ये बताने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल आपका सही नहीं है, तो आमतौर पर आप देखते हैं स्टिपुलेशन एज अ वारंटी में नॉट बी ट्रीटेड एज अ कंडीशन, ये आपका सही नहीं है। अदरवाइज सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल यहाँ पर सही लिखी गई हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें a seller sells undergarments which cause skin disease to a buyer, what is the liability of the seller, तो आमतौर पे इसका मतलब है कि he is liable for the breach of condition, यानी कि जो conditions का breach हुआ है उसके लिए तो उसको जिम्मेदार ठहराया ही जाएगा। और फिर अगर हम लोग अगले सवाल पर आते हैं कि if a contract for sale of goods is for sale of two or things under an entire contract, the perishing of some of them would be, तो वो क्या माना जाता है, तो वो माना जाता है कि आपका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया, शून्य हो गया, या जिसको कि अवॉइड किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इम्प्लाइड वारंटी का तात्पर्य क्या होता है, तो इसका जिक्र आपको धारा 14 के क्लॉज बी में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इम्प्लाइड कंडीशन का तात्पर्य क्या होता है, तो आप ये देखेंगे कि इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्प्लाइड कंडीशंस की कंडीशंस को फुलफिल करती हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट को ध्यान में रखते हुए, तो डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट इम्पटर का जो जिक्र आपको देखने को मिलता है वो जिक्र देखने को मिलेगा धारा 16 के अंतर्गत। और उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं प्रीवियर द प्रिंसिपल ऑफ कैवेट इम्पटर, तो ये भी आपको देखने को मिलता है धारा 15 के 16 के ही अंतर्गत। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि वारंटी का तात्पर्य क्या होता है, तो वारंटी का मतलब होता है स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद जब हम लोग बात करें कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो इसका अपवाद है, वो अपवाद किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, और इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कैवेट इम्पटर, तो धारा 16 बिल्कुल आप अच्छे से रट जाइए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कैवेट इम्पटर का तात्पर्य क्या होता है, तो ये बात करता है कि लेट द बायर अवेयर, यानी कि जो खरीदार है उसको भी थोड़ा सा अवेयर हो जाने दीजिए। तो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं, एक बार जाते जाते आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके जो आंसर्स हैं ना, आमतौर पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके आंसर्स को एक बार बैरक से खुद अपने निगाहों से टैली ज़रूर कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग भी जो उत्तर आपको बताते हैं कि देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो चीज़ें भी गलत हो सकती हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।